पलक जी, फोन साइलेंट कर लो प्लीज, वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। जस्ट अ मिनट साक्षी जी, बस मम्मा का ना कॉल आ रहा था। आई एम रियली सॉरी, जस्ट अ मिनट। सब ठीक तो है ना? इज एवरीथिंग ओके? हाँ जी, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। वो एक्चुअली ना 2 मिनट है आपके पास? पूरा एपिसोड है, आप शुरू करो। अच्छा चलो, फिर मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। तो ना मम्मा कुछ दिनों से ना बड़े लॉस से लग रहे थे, बड़े उदास से लग रहे थे। उनका अपने फ्रेंड्स के साथ reunion है after 30 years and she really wants to go. Oh wow, Wow. that's actually great. इसमें परेशानी की क्या बात है? वही तो, लेकिन उन्होंने कहा कि घर में इतने काम हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिन्हें वो छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकती. Someone needs to be at home now. ओह, Moms will be moms. I was feeling really bad for her. एक तो स्कूल का रियूनियन है, 30 साल के बाद आज उन्हें मौका मिला है अपने दोस्तों से फिर मिलने का, वो पुरानी बातें करने का, वो यादें ताज़ा करने का, बट वो नहीं जा पा रही. लेकिन अभी स्टूडियो आते हुए मुझे एक रियलाइजेशन हुई अच्छा अरे क्या? कि मैं एक हफ्ते से सिर्फ उनके बारे में बुरा ही फील कर रही हूँ. लेकिन इससे कुछ बदला तो नहीं ना, वो अभी भी वैसे ही हैं, परेशान हैं, उदास हैं. इसलिए पता है मैंने क्या किया फिर? क्या किया? मैंने अभी उन्हें कॉल किया और बोला, मम्मा मैं कल घर रुक जाती हूँ, अब टेंशन फ्री होके आराम से अपने रियूनियन के लिए जाओ. आई नो मेरे भी प्लान्स थे कल अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पे जाने के, मिलने के, बट कोई बात नहीं, वो फिर कभी हो जाएगा. That's so thoughtful. Very very thoughtful. ये आपने बहुत अच्छा किया. सिर्फ बुरा फील करने से तो मच बेटर है. I really salute your sympathy, पलक जी. एहसास जी, सिंपैथी या एम्पैथी? अरे वही एक ही तो बात है, सिंपैथी एम्पैथी. वही नहीं, लगता है कि एक ही है, बट सिंपैथी एम्पैथी बहुत फर्क है इन दोनों में. दीदी बहुत फर्क है. I really want to know more now. तो ठीक है, फिर आज एम्पैथी पर ही बात करते हैं. पढ़ा सुना तो हम सभी ने ही होता है, लेकिन आज थोड़ा और डेप्थ में इसे समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन सिर्फ हम नहीं, अपने लिसनर्स के साथ मिलकर. जी हाँ, तो आज वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में हम हैं आपके साथ. मैं पलक, मैं एहसास और मैं साक्षी. नमस्कार, धन निरंकार. हम अभी एम्पैथी की बात कर रहे थे, राइट? जी. तो साक्षी जी, पलक जी, यू बोथ टेल मी व्हाट डज एम्पैथी मीन फॉर यू? एहसास जी, आपके इस क्वेश्चन से ना मुझे एक कोट याद आ गया जो मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा, which said that empathy is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another. वाओ, ब्यूटीफुल. और मेरे लिए भी कुछ ऐसी ही डेफिनेशन है एम्पैथी की कि पुटिंग योरसेल्फ इन समवन्स शूज. खुद को किसी की जगह रख कर उनकी सिचुएशन और उनका दर्द में महसूस कर पाऊं. दैट फॉर मी इज एम्पैथी. ओके, दैट्स ओके, बट फिर भी ये सिंपैथी से अलग कैसे है? बहुत फर्क है एहसास जी. अगर कोई परेशानी में है और हम सिंपैथी शो कर रहे हैं ना, मतलब हम उन्हें उस हालत में देखे केयर और कंसर्न शो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस जरूर है. आई थिंक आई एम गेटिंग इट नाउ. तो इसका मतलब ये है कि इन केस ऑफ एम्पैथी हम खुद को उनकी जगह रखकर देखेंगे, उनके दर्द को और परेशानी को महसूस करेंगे, फील करेंगे. एग्जैक्टली, कहा था ना, पुटिंग योरसेल्फ इन समवन्स शूज, कि हम अलग अलग लेवल्स पर नहीं खड़े, एक ही तल पर उनके लेवल पर आकर उनको समझ रहे होते हैं. जो डिस्टेंस सिंपैथी में रह गया था उसे एम्पैथी ने खत्म कर दिया. बाय द वे, आपको पता है एम्पैथी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ जी, सहानुभूति. मुझे पता था आप यही बोलेंगे, क्योंकि मुझे भी यही लगता था, लेकिन आज ही पढ़ा. एम्पैथी को कहते हैं समानुभूति. एक समान, सेम लेवल पर खड़े होकर किसी की भावनाओं की अनुभूति करना, उन्हें फील करना. जैसे पलक जी, आप अपनी मॉम के फ्रेंड्स के रियूनियन पे वो जब नहीं जा पा रहे थे, यू वर फीलिंग बैड अबाउट इट. बस आपको बुरा ही लग रहा था ना. दैट वाज जस्ट सिंपैथी. एग्जैक्टली. लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को उनकी जगह रखकर देखा, आई रियलाइज्ड कि मुझे कितना बुरा लग रहा था अगर मैं उनकी जगह होती और अगर मैं अपने दोस्तों से इतने साल बाद नहीं मिल पाती. जब तक मैं सिर्फ बुरा मान रही थी, उनके दर्द को देख रही थी, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था. लेकिन जैसे ही मैंने खुद को उनकी जगह रखा, उनके दर्द को फील किया,
आई वॉज एम्पैथेटिक एंड तब मुझे अंदर से ये आवाज़ आई कि मुझे कुछ करना चाहिए एंड इवेंचुअली आई कॉल्ड हर. Very beautiful. So because you've had empathy inside you, you were able to do something with it. You were able to change something. But कई बार ऐसे होता है ना कि we are feeling empathetic, but हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं. And that's I think fine. But Yeah. जब भी हमें मौका मिले कुछ करने का, कुछ हालात बदलने का, किसी को खुश करने का, किसी को कंफर्टेबल करने का, तो एक स्टेप वो लेना चाहिए. तो जरूर करें, ज़रूर करें. वरना तो सिर्फ बातें ही रह जाएंगी ना एहसास जी. मतलब कितना आसान है किसी को परेशानी में देखना और बस यही कहना कि ओह बड़ा बुरा लगा सुन के या आई फील सो सॉरी फॉर यू, या कहना कि यू नो माई सिंपथीज आर विद यू. शायद कुछ कर सकते थे, पर अगर कुछ किया ही नहीं तो ओनली माई सिंपथीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प देम. नॉट इनफ. फिर तो ऐसा ही हो जाएगा कि इंसान हम चलते फिरते ग्रीटिंग कार्ड्स ही बन जाएंगे. और कल्चर भी है यू नो स्पेशली इन द वेस्ट, जब किसी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता तो वी गो टू अ स्टोर, देयर आर आइल्स फुल ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, सिंपथी कार्ड्स, जिस पे लिखा होता है आई फील बैड फॉर यू, आई फील सॉरी फॉर यू, माई सिंपथीज आर फॉर यू. बट कहीं ना कहीं वी ह्यूमंस आर मच मोर देन दैट, राइट? एब्सोल्युटली. तो बस ऐसा ना हो जाए कि हम कहीं एक कार्ड की तरह सिर्फ वर्ड्स तक ना लिमिटेड रह जाए. किसी और की जिंदगी आसान बनाने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना, है ना? बिल्कुल करना चाहिए.
कि कैसे हम दूसरों की लाइफ इजी कर सकते हैं, कंफर्टेबल कर सकते हैं। बट यू नो व्हाट, जिंदगी इजी तब करेंगे जब हमें पहले उनकी पूरी सिचुएशन का पता होगा। बिल्कुल। Exactly. And you know what? Something similar happened to me. Really? मुझे याद आ रहा है, मेरी एक फ्रेंड है और उनकी लाइफ में एक मुश्किल फेस चल रहा था और उन दिनों वो काफ़ी परेशान रहा करते थे। लेकिन मैंने जब भी उनसे मिलना और उन्हें थोड़ा उदास देखना तो एक ही बात कहनी, खुश रहा कर यार, खुश रहना चाहिए। जैसे मेरे सजेशन से मैजिकली कुछ बदल जाता। कभी कुछ सजेस्ट करती थी तो कभी कुछ और, कभी कोई वही टेड टॉक का या मोटिवेशनल स्पीच का कोई लिंक फॉरवर्ड कर देती थी, कभी बोलती थी कि एक्सरसाइज किया करो, यू नो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, फील गुड केमिकल्स। ये मैंने भी किया है। आई नो, यही तो गलती थी। और अगली बार जब भी मैं उनसे मिलती और फिर से उन्हें उदास देखती तो इरिटेट हो जाती थी कि ये तो अब भी सैड हैं, लाइक व्हाई इज शी नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। इतने तो सॉल्यूशंस दिए थे मैंने। फिर क्या किया आपने ऐसी सिचुएशन में साक्षी जी? फिर एक दिन न जाने क्यों मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही थी, तो मैं सीधा उनके पास चली गई, उन्हें सामने बिठाया और पूछा कि आज मुझे आराम से बताओ क्या चल रहा है मन में, हाउ डू यू रियली फील फ्रॉम विद इन। और उन्होंने आगे से बोला, साक्षी, इतने दिनों में पहली बार किसी ने मुझसे पूछा है कि कैसा लग रहा है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि शी वॉज गोइंग थ्रू लोनलीनेस। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम तो कुछ और थी। उनके आसपास लोग तो बहुत थे, लेकिन उन्हें समझने वाला कोई नहीं था। बस एक दो दोस्त थे, जिनमें से एक थी मैं, जो बिना उनकी परेशानी को समझे बस अपने अनुमान लगाकर अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस उन्हें दे रही थी और अपने सॉल्यूशंस उन पर थोपने की कोशिश कर रही थी। उस दिन से ना, बिना जजमेंट के और बिना कोई सजेशंस दिए, मैंने बस उनकी बात सुनी। मोर देन एनीथिंग, आई जस्ट ट्राइड टू बी देयर फॉर हर। और कुछ टाइम में सब ठीक होना ही था, बट आई गॉट अ लेसन फॉर लाइफ। ब्यूटीफुल। साक्षी जी, इस एग्जाम्पल से फिर यही समझ आया कि जब तक मैं सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से चीजें देखती जाऊंगी, फायदा ही क्या होगा? बिकॉज द एंटायर पॉइंट इज टू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन हु इज एक्चुअली गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम। करेक्ट। और क्योंकि हम उनके पर्सपेक्टिव से चीजें नहीं देखते, वी एंड अप गिविंग द रॉन्ग सोल्यूशन। एग्जैक्टली। साक्षी जी, जैसे आप अपने फ्रेंड को एक्सरसाइज करने के लिए फोर्स कर रहे थे, क्योंकि आपको लगा उनकी वो जरूरत है, पर रियलिटी में उनकी वो एक्सरसाइज की जरूरत नहीं थी, उनको जरूरत आपकी थी। एंड यू नो, जब कोई प्रॉब्लम में होता है, उनके पास 100 लोग ऑलरेडी होते हैं जो उनको सोल्यूशन बता के जा रहे होते हैं। एट दैट पॉइंट दे डोंट नीड अनदर सोल्यूशन। बट आई हैव अ क्वेश्चन हियर, सो शुड वी नॉट गिव एनी एडवाइस एट ऑल? देखिए पलक जी, एडवाइस देना चाहिए या नहीं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कितनी बार हम देखते हैं ना कि जो हमारे सबसे क्लोज होते हैं वो हमें बेस्ट सॉल्यूशंस या बेस्ट एडवाइस देके जा रहे होते हैं जी, क्योंकि वो हमें इतने अच्छे से जानते हैं। और जब दूर से हमारी सिचुएशन को वो देख रहे होते हैं तो वो बेहतर बता पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है कि जब हम किसी को 100% अच्छे से एक बार सुन लेते हैं ना, हमें उस समय खुद ब खुद पता चल जाता है, समझ आ जाता है कि what do we need to do in that moment? Do we need to give them some advice or not? It's simple. And sometimes they just need an ear to listen to, right? Exactly. Yeah. Listening. That's the problem. Our listening skills. We need to be good listeners, which eventually lead to good communication. अब जब सुनने की बात आई है, so do you know what is even more important? What's that? Don't you think कि जब मेरे से कोई बात करने आता है, तो कई बार मैं solutions अपने मन में ही सोच के बैठी होती हूँ, है ना? Right. But the catch is कि हम सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के लिए ना सुने, फॉर्मेलिटी के लिए ना सुने, सोल्यूशन देने के लिए ना सुने, बस समझने के लिए सुने। Exactly. पलक जी, एहसास जी, अपनी इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए सुन लेते हैं एक अनुभवी महात्माओं से उनका नजरिया। आदरणीय जोबनदीप सिंह जी, कनाडा से। ਧੰਨਕਾਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਉਸ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ, साथी बस नंकार है ये। कोई इंसान अकेला तब नहीं पढ़ता जब कोई उसका होता ही नहीं। अकेला वो तब पढ़ता है जब उसको लगता है कि उसको समझने वाला कोई नहीं है। क्योंकि चाहे हम एक दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम सब अपनी अपनी एक दुनिया में भी तो रहते हैं। और उस अपनी एक दुनिया में मैं चाहता हूं कि मुझे समझने वाले लोग हों, जो मेरा ट्रू सेल्फ है, जो मैं असल में हूं, जैसा मैं अपने घर जाके हो जाता हूं, या यूं कह लीजिए जैसा मैं अपने रूम में जाके हो जाता हूं। और यकीन कीजिए फिर उस कमरे में मैं सिर्फ उन लोगों को आने की इजाजत देता हूं जो मुझे समझ पाए, जो मेरी ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट कर पाए। आपने देखा होगा जब कोई पर्सनल बात करनी होती है तो कोई कहता है मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। फिर आपने कई बार ऐसा जवाब भी सुना होगा जब कहा जाता है कि ठीक है आप इनके सामने बात कर सकते हो, इनके साथ मेरी घरवाली बात है, इनके साथ मेरी फैमिली जैसी बात है, घर वाली बात। दिस इज द एम्पैथी दैट आई एक्सपेक्ट, and this is the same empathy that I need to show towards others। जब कोई मुझे देखकर भी बोले कि इनके साथ मेरी घरवाली बात है, ये मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से समझा देते हैं। सोचना ये है कि क्या फिर डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होती। वो किसी से सुना कि मैंने जिसको अपना सब दुख बताया, फिर उसी से मैंने सबसे बड़ा दुख पाया। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कोई आपको हमेशा समझे, इसलिए मुझे सॉल्यूशन दिया गया। उस दा मददगार है ए, किसका? जिस दा जग विच कोई ना होवे। निरंकार तो सहारा रहता ही है, हमेशा रहेगा। इसलिए जब आज एम्पैथी के बारे में सोचते हुए इसकी अगली पंक्ति पढ़ी, कहे अवतार जो अंग संग वसदा, साथी बस नंकार है, तो ध्यान में आया कि अंग संग बसता ये नंकार तो है ही, लेकिन ये शरीर रूप में नंकार भी तो हैं जो ये मेरे साथ हैं, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मेरी संगत के सदस्य हैं, जो मेरे परिवार के मेंबर हैं, दोस्त हैं। उनसे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मुझे समझें। तो ये भी ध्यान आया कि मैं भी समझूं, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा तो फिर मैंने क्या समझा, मैं भी समझ पाऊं अगले के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या फील कर रहे हैं। वी हैव ऑल सीन अ रूबिक्स क्यूब। फॉर इंस्टेंस, इफ समवन फोकसेस ऑन अ सिंगल साइड ऑफ द रूबिक्स क्यूब, they might end up solving that particular side, but it will leave the rest of the cube very messy. On the other hand, if we keep an eye on all 6 sides of the cube and carefully move each face
देता अराउंड द वर्ल्ड। तो इसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ एम्पैथी? मैं खुद। आप कैसे? नॉट लिटरली बट मेरी मैं अपने ही थॉट्स में इतना ज़्यादा कंज्यूम्ड हूँ कि भूल जाती हूँ कि मेरी दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। आजकल तो एक छोटे बच्चे से भी पूछ लेना तो वो भी कहेगा कि जी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी, आई हैव सो मच टू डू। सीरियसली हम कैसे ना एक अपने ही बबल में बंद हैं, कैद हैं। वी आर कंज्यूम्ड बाय आवर ओन सेल्फ, वी आर इन आवर ओन बबल, द बबल ऑफ क्रिएटिंग द परफेक्ट लाइफ फॉर आवरसेल्व्स, कि हमारी लाइफ ऐसे होनी चाहिए, ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमारा करियर है, ये हमारी फैमिली है, सिर्फ हमारा हमारा हमारा। और जब हम इस बबल में रहते हैं ना तो और कोई आवाज़ तो अंदर आ ही नहीं सकती। इतना डीपली अपने आप में इनग्रेन्ड है कि दुनिया की कोई खबर नहीं। चाहे हमारा पड़ोसी किसी चीज़ से गुजर रहा हो, हमारा क्लोजेस्ट फ्रेंड किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता। या दैट्स ट्रू। और आई बिकम द सेंटर ऑफ माई ओन यूनिवर्स। मतलब मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे ही इर्द गिर्द घूम रहा है जी। और फिर ऐसे ही होता है कि अक्सर देखने को भी मिलता है कि कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आ रहा है, वो अपनी परेशानी बता ही रहा है कि हम बीच में ही बोल पड़ते हैं कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है, और फिर अपना दुख सुनाने लग जाते हैं जी। और बाय द एंड रियलाइज होता है कि परेशानी तो कोई और बताने आया था, बट द कॉन्वर्सेशन एंड्स अप बिकमिंग ओनली अबाउट मी। उनसे ज्यादा बात मेरी हो रही है और ऐसा नहीं लगता जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है आजकल कि किसका दुख ज्यादा बड़ा है। पर अजीब बात ये है कि हम रियलाइज भी नहीं कर रहे होते कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। एक शायर ने भी बहुत खूब लिखा, आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान को इंसान की तरफ। करेक्ट। आई थिंक वी नीड टू राइज अबव आवरसेल्व्स, बट साथ ही में क्वेश्चन भी आता है कि हाउ डू आई डू दैट? यू नो, वी हैव द बेस्ट सोल्यूशन एंड दैट इज ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान। बट हाउ? चलिए इसे समझने के लिए सबसे पहले ये बताइए कि ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलता क्या है? निरंकार। और मुझे अपनी पहचान भी तो कराता है ब्रह्म ज्ञान, कि मैं असली में हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। एग्जैक्टली। और तभी वो रियलाइजेशन होती है कि आई एम नॉट माई प्रॉब्लम्स, आई एम नॉट all of these things and this bubble that I have created around me. I am more than that. Absolutely. Self-realization through God-realization. Yes. I think it also clearly explains that I'm just a drop in the ocean, and that's when the bubble around me bursts. और एक और realization जो ब्रह्म ज्ञान के साथ होती है, that we are all one family. चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, everyone is going through the same feeling. Everyone is made of flesh and blood. जैसे दर्द हमें होता है वैसे दूसरों को भी होता है। और जो एक ग्रीफ, सैडनेस, एंग्जाइटी, फियर्स, इन सब की जो हम बात करते हैं, ये सबकी ज़िंदगी में चल रहा है। And when I realize this, I become sensitive of others' pain. And I also then eventually empathize with everyone around me. बिल्कुल, क्योंकि जब अपने अस्तित्व का पता चल गया और जब अपना रिफ्लेक्शन मुझे हर किसी में दिखने लग गया, इस निरंकार का रिफ्लेक्शन हर किसी में दिखने लग गया, तो जरा सोच के देखिए, इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू बी लिमिटेड टू ओनली माई सेल्फ। और फिर मैं किसी और की फीलिंग्स, उनकी प्रॉब्लम्स इग्नोर कर ही नहीं पाऊंगी। True. And empathy will flow very naturally. और ना केवल एम्पैथी बल्कि और भी जितनी ह्यूमन वैल्यूज हैं वो भी बहुत ही एफर्टलेसली हमारे अंदर प्रवेश कर लेती हैं जब हम सद्गुरु की शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करते हैं और जब हमारा फोकस गुणों को ग्रहण करने पर होता है। एंड व्हेन यू आर रेडी टू लर्न, द होल यूनिवर्स बिकम्स योर टीचर। जीवन को बदलने वाली ऐसी ही एक टीचिंग हमें मिल रही है हमारे अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है साहित्य से, जिसमें हम अपनी पत्रिकाओं का कोई एक अंश इस सेगमेंट के जरिए अपने श्रोताओं तक लेकर आते हैं। तो आइए सुनते हैं अपने इस अगले सेगमेंट में राजीव जी को। संत निरंकारी पत्रिका अक्टूबर 2016 के अंक में एक कहानी पढ़ी, सुखी कौन। एक गांव में एक किसान रहता था।
वो अपने खेतों पर जमकर मेहनत करता था, खूब फसलें उगाता और परिवार के साथ खुश रहता था। समय पाकर हरि नाम स्मरण करता हुआ आनंद से दिन गुजारता था। एक दिन एक बड़ा रईस आदमी उस गांव में आया। उसके नौकर चाकर और ठाठ बाट देखकर किसान को लगा कि वो बड़ा सुखी आदमी होना चाहिए। उसने उनसे आखिर पूछ ही लिया। रईस बोला, मैं सुखी कहां? मेरे विवाह को 10 वर्ष होने को आए, मगर आज तक मेरे कोई संतान नहीं है। एक संतान विहीन व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? रामपुर गांव में एक धनवान रहता है, उसके 4 लड़के हैं, वही सच्चा सुखी है। किसान उस श्रीमंत के यहां गया। वो किसान से बोला, अरे मैं काहे का सुखी? मेरे लड़के मेरी आज्ञा नहीं मानते, पढ़े लिखे भी नहीं हैं। दुनिया में विद्या का मान है, पर ये विद्या को छोड़कर गलत रास्तों पर चलने लगे हैं। इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। श्यामपुर गांव में जो विद्वान पंडित रहता है, वही सच्चा सुखी हो सकता है। अब किसान उस विद्वान के पास गया। उसने कहा, मुझे सुख कहां? तमाम हड्डियां सुखाकर मैंने विद्या अर्जित की, पर मुझे पेट भरने लायक भोजन भी नहीं मिलता। गंगापुर गांव में जो नेताजी रहते हैं, वो यशस्वी भी हैं और लक्ष्मी भी उन पर मेहरबान है। वही सबसे सुखी हो सकते हैं। अब किसान उन नेता के पास गया। नेता बोला, मुझे सुख कैसे हो? मेरे पास धन है, विद्या है, कीर्ति है, बाल बच्चे हैं, सब है, पर लोग मेरी बड़ी निंदा करते हैं। ये मुझे सहन नहीं होता। यहां से 4 गांव छोड़कर फूलपुर गांव में एक किसान रहता है, जो खेतों में श्रम करके भरपूर फसलें उगाता है और भगवान का सुमिरन भजन करते हुए हमेशा मस्त रहता है। इस दुनिया में उससे सुखी और कोई नहीं हो सकता। किसान अपना ही वर्णन सुनकर शर्माया और वापस अपने गांव लौटकर पहले की तरह सुख से रहने लगा। अक्सर ऐसा होता है ना, हम भी कभी ना कभी ऐसा सोचते हैं कि शायद हमसे ज्यादा सुखी दूसरा है, जबकि हमें यह विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर ने जो भी जैसा भी हमारे लिए तय किया है, वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। और जब हम ये मान लेते हैं, तभी हर हाल में हम सुखी रह पाते हैं। हर हाल में शुक्र करते हुए, शिकायत ना करते हुए अपने जिंदगी को हम जीते चले जाएं। शिकवे से शुक्र में आए, शिकवे से शुक्र में आए, शिकवे से शुक्र में आए, शिकवे से शुक्र में आए। जो रंग भाए निरंकार को, जो रंग भाए निरंकार को, रंग वही अपनाए, रंग वही अपनाए। शिकवे से शुक्र में आए, शिकवे से शुक्र में आए। कैसे हमें ये जो निरंकार प्रभु परमात्मा ने ये जिंदगी दी है, तो श्वास श्वास सिर्फ हर स्थिति का शुक्राना ही करना है और मन में कभी किसी के लिए गलत भाव नहीं रखने। अपने आप में पूरन है वो, जो दिया दातार ने, जो दिया दातार ने, उसमें ही है हमारा भला। जो किया दातार ने, जो किया दातार ने,
कैसे साक्षी जी, पलक जी, हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब किसी से भी इंटरेक्ट करें, कोई भी कम्युनिकेशन करना है, तो तब भी कितना सोचना चाहिए हमें. You know, even empathy is such crucial factor in our day-to-day communication. जैसे पिछले दिनों की बात है, I was sitting with my group of friends और हम आपस में बात कर रहे थे और सडनली एक अंकल आए वहाँ से और उन्होंने मेरे फ्रेंड को पूछा कि अरे आपकी जॉब लग गई क्या, कोई ऑफ़र वगैरह आया क्या. उस टाइम पे आई वॉज जस्ट नोटिसिंग द एक्सप्रेशंस ऑन माई फ्रेंड्स फेस कि वो कुछ बोल तो नहीं रहा है बट उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है. एंड जब ये बात ख़त्म हुई, आई वेंट एंड आई मेट हिम एंड उसने मुझे बताया कि यार मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा. मार्केट ही ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है, नॉट एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल. करेक्ट है एहसास जी. आपकी इसी बात से मुझे एक इंस्टेंस याद आया कि कुछ टाइम पहले मैं और मेरी फ्रेंड पार्टी में थे एंड अचानक से एक आंटी आते हैं और मेरी फ्रेंड से पूछते हैं, बेटा तुम्हारी तो रिश्ते की बात चल रही थी ना, काफ़ी टाइम से बात चल रही है मैंने सुना, तो कहीं कुछ फिक्स हुआ या नहीं हुआ. उस टाइम मैंने अपनी फ्रेंड को देखा एंड आई रियलाइज्ड कि उसको कितना बुरा लग रहा होगा ये बात सुनकर कि उस पर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि कहीं शादी फिक्स हुई या नहीं हुई. यहाँ तक कि शी स्टार्टेड टू क्वेश्चन हरसेल्फ एंड डाउट हरसेल्फ एंड शी सेड टू मी कि यार ऐसा तो नहीं है कि कमी मुझ में ही है कुछ. तो इन केसेस में अगर हम थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दें और सोचें कि ठीक है, जिन्होंने भी कमेंट किया उनका इंटेंशन ठीक था और कंसर्न भी वैलिड था, पर शायद सिर्फ टाइमिंग गलत थी. हर बार जब भी हम कुछ बात बोलें तो ये पहले सोच लें कि इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली भी हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे. बट समझने की बात यह है कि ये तो सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल्स लिए, पर ऐसे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जो हम बिना सोचे समझे बस कह देते हैं. जैसे कि किसी के स्किन कलर पे कोई रिमार्क पास कर दिया, या जैसे बोला कि हाँ जी भाई अपना घर कब ले रहे हो. किसी के बॉडी वेट के बारे में कमेंट कर दिया, किसी के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में कुछ कह दिया, किसी की सैलरी पैकेज के बारे में, और न जाने कितने ऐसे कमेंट्स हैं जो हम बस बिना सोचे समझे कह देते हैं. ट्रू. इसीलिए यही सीख मिल रही है कि किसी को कुछ भी बोलने से पहले 4 लोगों के सामने या फिर अकेले भी जस्ट टेक अ मोमेंट, पॉज एंड थिंक कि क्या अभी मेरा ये पूछना जरूरी है. अगर वो किसी फेज से गुजर रहे हैं, क्या मैं उनके लिए कोई सोल्यूशन लेके जा रही हूँ? क्या बात नेगेटिव है? क्या मैं इस बात को किसी और तरीके से बोल सकती हूँ? और अगर जवाब है नहीं, तो बेटर है कि मैं वो बात ना करूँ, क्योंकि चांसेस हैं कि सामने वाले को ठेस पहुंचेगी. कोई नेगेटिव बात कहनी ही क्यों है ना, एम्पैथी रखें. एग्जैक्टली. अब बात हो रही है ना सोच के बोलने की, समझ के बोलने की जी. तो इसी का एक और पहलू है कि कभी कभी हम अपनी खुशी में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि सामने वाले का दर्द तकलीफ ही भूल जाते हैं. वो कैसे? इसका एक एग्जाम्पल है एक छोटा सा. एक बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप में थी. हम लोग सारे बातें कर रहे थे तो अचानक से एक फ्रेंड ने स्टार्ट कर दिया अपने फॉरेन ट्रिप के बारे में बात करना कि मैं यहाँ गया था. ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड ही वेंट ऑन एंड ऑन. इनफैक्ट काफ़ी जो उस ग्रुप में से लोग थे उन्होंने भी उन्हें ज्वाइन किया और उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस बताए. पर साथ ही मैंने नोटिस किया कि उसी ग्रुप में से एक मेंबर थे जिन्होंने शायद वो एक्सपीरियंस नहीं किया था. उनकी सिचुएशन उस टाइम ऐसी थी कि वो शायद एक फॉरेन ट्रिप नहीं अफोर्ड कर सकते थे. आई लुक्ड एट हिम एंड आई रियलाइज्ड कि उस टाइम उन्हें कितना लेफ्ट आउट फील हो रहा होगा ना, कितना आउट ऑफ प्लेस लग रहा होगा कि उस कॉन्वर्जेशन में जिसका शायद वो हिस्सा उस टाइम नहीं बन पा रहे. वही बात कि हम बिना सोचे समझे बस अपनी बात करते रहते हैं, कह जाते हैं बिना ये देखे कि आसपास वाले को कैसा लग रहा होगा. Absolutely. So lesson for me today is कि थोड़ी सेंसिटिविटी रखें. सोचें कि मैं अपना सुख तो शेयर कर रहा हूँ पर उससे कोई मायूस तो नहीं हो रहा. जज करें अपने आसपास के माहौल को, एक दूसरे की फीलिंग्स को, कि मेरे कुछ भी कहने करने से किसी भी तरीके से कोई हर्ट तो नहीं हो रहा. या शायद मेरा कोई सुख है, मेरी कोई खुशी है जो मुझे मिली है और वो मैं बताने के लिए आई एम सो एक्साइटेड. और उसमें कुछ बुरा भी नहीं है. बिल्कुल. लेकिन उसी रूम में, उसी ग्रुप में शायद कोई और है जो उसी खुशी का इंतजार कर रहा है. बिल्कुल. अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि किस किस बात का ध्यान रखें, इंडिविजुअली भी, ग्रुप में भी, कोई हर्ट ना हो जाए, कितना ध्यान रख सकते हैं हम. लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ट्राई करके देखें. एक बार करने लगेंगे ना तो इतना भी मुश्किल नहीं है.
और एहसास जी, पलक जी, कितनी देर से हम इतनी प्यारी प्यारी बातें कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आगे भी करेंगे, पर क्यों ना उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लें और सुने ये मधुर गीत। हर मसले दा हल गुरु दी गल, हर मसले दा हल गुरु दी गल, हर सानल करदा चल, हर सानल करदा चल गुरु दी गल, हर मसले दा हल गुरु दी गल, हर मसले दा हल गुरु दी गल। दी बदली रूते वर जाए, जिक्र दे नाल तन मन ठर जाए, रहम दी बदली रूते वर जाए, सोना कर दे अज ते कल, सोना कर दे अज ते कल गुरु दी गल, हर मसले दा हल गुरु दी गल, हर मसले दा हल गुरु दी गल। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जी पूछिए। टेक अ गेस कि वो कौन सी एक जगह है जहाँ एम्पैथी रखना सबसे ज्यादा मुश्किल है? सोशल मीडिया। वेल दैट टू, बट एक और ऐसी जगह है हमारे घर के अंदर। ओह, आई सी वेयर यू गेटिंग। वेरी क्लोज रिलेशंस में, मम्मा पापा भाई बहन, या मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने पार्टनर्स के साथ, है ना? कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं या हमसे कोई गुस्से में बात कर देता है, तो उस समय हम क्या करते हैं? रिएक्ट। एब्सोल्युटली। बट अगर मैं रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड करूं तो दो ऑप्शंस हैं मेरे पास। या तो मैं ठान लूं कि मैं बस सही हूं और इसी बात को प्रूव करने में लगी रहूं दिन रात, तो वो लड़ाई तो कभी सॉल्व नहीं होगी। बट क्यों ना दूसरा तरीका अपनाऊं, क्यों ना एक दूसरे के लिए एम्पैथी शो करूं, उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश करूं। क्या पता उनका दिन आज अच्छा नहीं जा रहा हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इफ़ यू थिंक हमारी जनरेशन आजकल मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑफिस में स्पेंड करती है, राइट? तो अभी जो एम्पैथी है, बेनिफिट ऑफ डाउट है, जितना घर पे ज़रूरी है, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूरी है, उतना ही हमारे वर्क प्लेस पे भी तो ज़रूरी है। जैसे अभी की बात है कि लास्ट वीक माई कोलीग वॉज आउट ऑफ ऑफिस, वो एक हफ्ते के बाद ही रिटर्न बैक टू वर्क, और मुझे पता चला कि हिज सन वॉज नॉट वेल, इसलिए उसने छुट्टियाँ ली थी कुछ ट्रीटमेंट के लिए। एंड एक तो ऑप्शन हो सकता था व्हेन ही केम बैक टू वर्क मैं सीधा उसको बम्बार्ड करा दूँ रिमाइंडर्स के साथ, डेडलाइंस के साथ कि ये काम पेंडिंग है, लेट्स क्विकली गेट टू वर्क। बट जैसे ही मैं करने लगा, एक पॉज लिया और सोचा कि लेट्स स्पेंड 5 minutes टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वेंट थ्रू, कैसा रहा, हाउ इज हिज सन डूइंग, व्हाट आर द डॉक्टर्स सेइंग। और जैसे ही वो इनिशिएटिव लिया, एक सूदिंग सा एक्सप्रेशन देखा अपने कोलीग के चेहरे पे, जैसे उसको लगा हो कि कोई तो है जो याद रखता है या जिसको केयर है, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट वर्क समवन रियली थिंक्स ऑफ मी। तो सामने से एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिली कि एम्पैथी रियली डज वंडर्स। या इट डज। और एहसास जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि हमारे आसपास लोग रोबोट्स या मशीन्स नहीं हैं। यू नो, थोड़ा कंसिडरेट और थोड़ा सेंसिटिव हो हम सबके लिए। और जहाँ हम वर्क प्लेसेस की बात कर ही रहे हैं, ऑफिसेस की, तो कभी कभी मैंने नोटिस किया है कि ऐसी भी सिचुएशन अराइज हो जाती है जब कोई कहे कि किसी की कोई मजबूरी है और मुझसे रिक्वेस्ट की जाती है कि क्या आप ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अक्सर ये जवाब हो जाता है कि क्यों, मैं तो बस इतना ही करूंगा, मैं इससे ज्यादा काम क्यों करूं, आई एम नॉट आस्क्ड टू डू मोर। डिफॉल्ट आंसर, राइट? एग्जैक्टली। पर मुझे लगता है कि इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू हेल्प समवन, इट्स ओके। मतलब करने में हर्जी क्या है ना। अगर मैं
वो थोड़ा भी एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ इफ इट्स पॉसिबल फॉर मी एट दैट टाइम, लेकिन उससे किसी और की जिंदगी उस दिन आसान हो जाए, someone else feels a little more comfortable, उनकी थोड़ी मदद हो रही है, तो आई थिंक इवन दिस इज अ फॉर्म ऑफ एम्पैथी। बस पलक जी, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसा ना हो कि कोई मुझे एक्सप्लॉइट ही करने लग जाए, बिल्कुल, या कोई फायदा ही उठाने लग जाए। आई मस्ट नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, दैट इज माई विजडम। एब्सोल्युटली। और अगर इसी को थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके देखें, तो अगर कोई और है ना जो मेरे लिए कर रहा है, तो लेट्स टेक अ स्टेप अहेड एंड से थैंक यू एंड एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। एम्पैथी एक ऐसी क्वालिटी है जो कि एक दिल को दूसरे दिल के करीब ले आती है। तो दिल को छू लेने वाला ऐसा ही एक्सपीरियंस लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय दलाल जी गुड़गांव से। Empathy in life is our ability to understand and feel how someone else feels. It is being patient and listening to what others may have to say. It is a human being's capacity to apply balm and heal others' wounds, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं समानुभूति। किसी दूसरे इंसान के दुख दर्द को महसूस करना और समझना। I am reminded of a recent real life incident. ये एक लड़के के बारे में है जिसकी उम्र कोई 15-16 साल होगी। वो अपने गुजारे के लिए स्कूल जाने से पहले सवेरे सवेरे किसी कॉलोनी में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि ये लड़का न्यूज़पेपर लाने में लेट हो गया। Like we know that many people are addicted to getting the morning newspaper on time. एक ऐसी कुछ आदत सी बन जाती है कि मॉर्निंग न्यूज़पेपर अगर ठीक टाइम पे ना मिला तो उनका मन कुछ छटपटाने लग जाता है। तो उस दिन लेट होने की वजह से ये लड़का जिस भी घर में न्यूज़पेपर डालने जाता तो कोई ना कोई वहाँ तैयार खड़ा मिलता उसको डांट डपट करने के लिए, और उसको कड़वे शब्द भी सुनने को मिलते। अब वो लड़का एक दूसरे घर में पहुँचा और दरवाजे पे न्यूज़पेपर डालने लगा। तो जो सज्जन वहाँ खड़े थे दरवाजे पे, उन्होंने इस लड़के से पूछ लिया कि बेटा क्या बात, थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। बस प्यार से इतना पूछने की ही देर थी कि लड़का फूट फूट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। और रोते रोते उसने कहा, सर मैं बहुत गरीब हूँ और संसार में मेरी माँ के सिवाय और कोई है नहीं, और हम दोनों एक छोटा सा कमरा शहर में ले रखा है किराए पर, और 2-3 दिन से मेरी माँ काफ़ी बीमार चल रही है, और आज सवेरे उसको ज़्यादा बुखार हो गया। उसको थोड़ा चाय पानी पिलाने में, दवाई देने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया और उसकी वजह से मैं लेट हो गया। मेरी मुश्किल को कोई नहीं जानता, बस जहाँ जाता हूँ डांट ही सुनने को मिलती है। ये सुनकर इस सज्जन ने इस लड़के के कंधे पे हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसको थोड़ा पानी पिलाया और कुछ पैसे दे दिए ताकि उसकी मदद हो जाए। लड़के ने इस सज्जन के पांव पकड़ लिए और कहा, सर मेरे लिए तो आप भगवान हैं। बस यही समानुभूति है, व्हाट वी कॉल एम्पैथी। किसी दूसरे के दुख दर्द को समझना, किसी दूसरे के दुख दर्द को महसूस करना और अपनी क्षमता के अनुसार किसी दूसरे की मदद करने की मन में भाव रखना, यही इंसानियत है, यही संत भाव है। एंड लाइक स्वामी विवेकानंद सेड, when you are good to others, you are best to yourself. And I recall another interesting incident from our साध संगत। एक दिन सत्संग भवन में सत्संग चल रहा था और एक नौजवान संत था, महापुरुष, तो वो थोड़ी देर बाद संगत से उठ के बाहर चला गया और कुछ मिनट के बाद आया, फिर संगत में बैठ गया और 10 मिनट के बाद वो फिर उठ के बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद फिर अंदर आ गया। तो ऐसा देखकर
एक महापुरुष अपने उम्र में भी बड़े थे और उन्होंने देखा कि ये संगत में क्या चहल पहल कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कब संगत ख़त्म हो और कब इसको थोड़ा सा मैं नसीहत दूं, थोड़ा सा उपदेश दूं कि कैसे संगत अटेंड की जा सकती है। और ऐसे ही वो एक बार फिर बाहर गया और ये तीसरी बार भी फिर आके वापस बैठ गया और फिर कुछ ही मिनट में सत्संग ख़त्म हो गया। सत्संग ख़त्म होने की देर ही थी तो इन महात्माओं ने इस नौजवान महापुरुष को बुलाया और कहा, भाई तुम क्या कर रहे हो, सत्संग अटेंड कर रहे हो या कोई चहल पहल कर रहे हो? तो वो महापुरुष कहता है, महात्मा जी मेरे ना पेट में थोड़ी तकलीफ़ है, इसलिए मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता, इसलिए मेरे को बाहर जाना पड़ा 2-3 दफ़ा, मेरे को बख्श देना, क्षमा कर दो। तो जो ये सीनियर महापुरुष थे उन्होंने कहा, क्या माफ़ कर दें, तुम सारी सत्संग को डिस्टर्ब कर रहे हो, अगर पेट में तकलीफ़ है तो फिर घर बैठे रहना था, ज़रूरी है सत्संग में आना? तो उन्होंने जवाब दिया कि महाराज मेरे पेट में ही तकलीफ़ है, बाकी मेरे हाथ पैर तो ठीक ठाक चल रहे हैं, शरीर वासी तो ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना कम से कम सत्संग तो अटेंड कर रहा हूँ जितना भी हो सकता है। यही मेरा भाव था। हम जानते हैं कि ठीक व्यवस्था होना, अनुशासन होना, ये अच्छी बातें हैं, ज़रूरी हैं, परंतु जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते थे कि हमने ये याद रखना है कि हमारी फाउंडेशन है वो प्रेम है, और जो भी हो हमने प्रेम को प्राथमिकता देनी है। और हम ये भी समझते हैं कि जानते हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ सारे गुण अपने आप आते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ हमें दूसरों की मजबूरी का एहसास होता है। तो ऐसे में किसी और के बारे में सोचना मुश्किल नहीं हो जाएगा? Is it possible? How do I do it? I think Sakshi ji, I have an alternative viewpoint. Let's say we start to utilize that pain for the good of others. Let's learn from those painful experiences and make sure no one else goes through that. Okay. So in this way, you're using your pain to guide your empathy. Let me give you an example. जी. Few years back, I had a manager who was very, very difficult to work with. अच्छा. And काम पे तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता था. It was really getting hard for me to focus because the manager was very picky. जो micro managing की हम बात करते हैं, which none of us really like, right? So it was getting really, really hard to work for him, to work for that company. And at that time, you know, I just somehow survived that patch and I just kept going. And very recently when I became a manager, I had that choice कि या तो I follow the herd, I follow the same style of managing which was given to me. Instead, I had another choice to break the chain, to not pass over the painful experiences I had to my subordinates, but to actually learn from those experiences.
and not repeat the same mistakes my manager did. So कहने की बात यह है कि कुछ भी अगर ऐसा पेनफुल होता है, you can actually learn from it and make others' life better. एब्सोल्युटली एहसास जी, आपकी इसी बात से ना मुझे भी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस याद आ गया. I'd like to share it with you. जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी ना, तो आई वेरी क्लियरली रिमेंबर दैट हमारे सीनियर्स ने हमारी बहुत रैगिंग की थी एंड नोबडी लाइक्ड इट. इट वाज पेनफुल, आई मस्ट से. पर जब मैं सीनियर ईयर में आई ना, कुछ टाइम बाद आई रियलाइज दैट आई हैड अ चॉइस कि या तो मैं भी अपने जूनियर्स की रैगिंग कर सकती थी, आई कुड ऑल्सो मेक देम गो थ्रू द सेम पेनफुल एक्सपीरियंस, या मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख कर आई कुड ब्रेक द चेन एंड नॉट फॉलो द हर्ट लाइक यू सेड. क्योंकि इन दोनों एक्सपीरियंसेस में आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं खुद को दूसरों की जगह रख के देखा, क्योंकि आप खुद उस दर्द से गुजर चुके थे. सो यू न्यू हाउ द अदर पर्सन वुड फील, राइट? एंड यू, इंस्टेड ऑफ बीइंग बिटर अबाउट इट, डिड नॉट वांट कि किसी और को भी उसी दर्द से गुजरना पड़े. राइट. So that was your way of being empathetic about it. And I think it is beautiful. और एहसास जी, वर्क प्लेस के अलावा ना एक और जगह है जहाँ हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, और वो है सोशल मीडिया. और सोशल मीडिया पर हम अक्सर देखते हैं बहुत सारी पोस्ट्स जिनके नीचे होते हैं कमेंट्स, ढेर सारे कमेंट्स. ट्रू. कभी तो वो कमेंट्स फनी होते हैं, लेकिन देखते ही देखते दे बिकम सो मीन, सो हर्टफुल, नफरत से भरे हुए, जी. कि कभी कभी देखकर लगता है कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर एंड व्हाई. नाउ समवन कैन आर्ग्यू दैट एक छोटा सा कमेंट ही तो है, उससे क्या फर्क पड़ेगा. इससे मुझे एक इंग्लिश का प्रोवर्ब याद आ रहा है, आपने भी जरूर सुना होगा, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक. बहुत इंटरेस्टिंग है जी. कि एक कैमल है और उसकी पीठ पर भारी भारी सामान रखते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक, पर वो किसी तरह बस खुद को संभाल कर खड़ा हुआ है. फिर अंत में एक स्ट्रॉ, एक छोटा सा तिनका उसकी पीठ पर रखते हैं, जिसे रखते ही द कैमल कम्स क्रैशिंग डाउन ऑन द ग्राउंड. बस वो तिनका ही काफी था. यानी कि कैसे एक छोटा सा लगने वाला एक्शन एक इतनी बड़ी घटना का कारण बन सकता है. ट्रू. ऐसे ही जब हम ऐसे मीन या हेट कमेंट्स करते हैं, तो हम नहीं जानते कि वो एक छोटा सा कमेंट ही
ये तो हुई हमारे आसपास की बातें, हमारे लोकल इवेंट्स, बट कई बार इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भी दुनिया में चल रही होती हैं, ग्लोबल इवेंट्स, न्यूज़ हम फॉलो करते हैं विच गेट्स रियली आउट ऑफ आवर कंट्रोल, और हमें लगता है हम कुछ कर ही नहीं सकते, और वो चीज़ें हमें इतना दर्द, इतना पेन देती हैं, एंड वी रियली फील हेल्पलेस बिकॉज वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट डीप इनसाइड वो सब चीज़ हमें बॉदर करती है, हमारी एम्पैथी टेक्स अ टोल ऑन अस एंड इट गेट्स ड्रेनिंग, इट रियली डज गेट ड्रेनिंग। तो जब ये सारे भाव मन में आ रहे थे, लास्ट ईयर की ये बात है, तो इसका जवाब भी इसी रूप में मिला जब एक महापुरुषों ने निरंकारी राजपिता जी से डायरेक्टली पूछा कि हम कैसे अपनी ये स्ट्रेंथ है जो एम्पैथी, सेंसिटिविटी, इसको स्ट्रेंथ ही बना कर रखें, वीकनेस ना बनने दें। तो जो आशीर्वाद आया निरंकारी राजपिता जी से वो ये था कि एट द एंड ऑफ एवरीथिंग हैव एक्सेप्टेंस, बिकॉज जो भी हो रहा है वो निरंकार के डिवाइन विल के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसके विधान में हो रहा है, तो वो गलत तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। एंड वी शुड नो वॉट वी कैन चेंज एंड वॉट वी कैन नॉट चेंज, एंड देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द टू। तो उस लाइन को ध्यान रखें, ये ध्यान में रखें कि हम क्या बदल सकते हैं क्या नहीं, और सब कुछ होते हुए भी निरंकार जो भी कर रहा है उसमें एक्सेप्टेंस रखें। बहुत खूब कहा। और एहसास जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, there's still one thing I feel that we can still do, वो है अरदास। राइट। एक अरदास तो हम सभी, हर किसी के लिए कर सकते हैं, उस निरंकार से जिसकी रजा में सब कुछ चल रहा है। Absolutely. और आपकी बात से एक और बात याद आई जो सत्संग में अक्सर सुनने को हमें मिलती है कि फिर एक प्रोसेस है ना, अरदास, प्रयास और विश्वास। Yeah. तो जहाँ प्रयास की बात आ गई तो मैं छोटी छोटी चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर बदल दूँ ना, अगर उन पे भी ध्यान दूँ ना, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर हम पार्किंग लॉट में जाके अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो मैं इतना तो ध्यान दूँ कि अगर मेरी गाड़ी को दरवाज़ा खोलने के लिए जगह है तो जो साइड में गाड़ी है उनके लिए भी दरवाज़ा खोलने के लिए जगह हो। जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे गाने सुनने हैं तो मैं ईयरफोन्स लगा लूँ ताकि किसी को बॉदरेशन ना हो। होली का टाइम है, होली आ रही है, अगर किसी को रंग लगाना नहीं पसंद तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लो, उनकी इस चीज़ में भी एम्पैथेटिक हो जाऊँ। तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल्सो बीइंग ऑन टाइम, कि अगर मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलना है, तो अपने टाइम की तो कदर करूँ लेकिन साथ ही उनके टाइम की भी कदर करूँ एंड जस्ट बी ऑन टाइम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट कैन रियली क्रिएट अ डिफरेंस। दे आर टाइनी बट येट वेरी इम्पैक्टफुल। So true. Wow, that's beautiful. ऐसा लगता है कि you know when I wake up in the morning, when I am going out, let me be that ray of sunshine walking. दिल में वो warmth लिए, वो प्यार लिए सबके लिए, इसी प्रयास के साथ कि वो प्यार में कैसे जो मेरे दिल में सद्गुरु ने भरा है वो मैं औरों तक भी पहुंचा सकती हूँ, वो सुकून पहुंचा सकती हूँ। Well said. और अब हम एपिसोड के एंड में पहुंच चुके हैं, तो अंत में मैं डायरेक्टली आज अपने लिसनर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ये सब कुछ कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें या बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस हर रोज। प्लीज रुके नहीं, करते रहें। डू नॉट वेट फॉर एनीवन्स अप्रिसिएशन, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना उसकी बहुत जरूरत है। और एक और बात हम सभी के लिए कि हमारी जिंदगी में हमारे आसपास ही कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे लिए हर रोज करता जा रहा है, मेकिंग आवर लाइव्स इजियर एवरी सिंगल डे, लेकिन शायद मैंने ही कभी रियलाइज नहीं किया होगा। आज से प्लीज उनको अप्रिशिएट जरूर करें, बहुत जरूरी है। और बस अंत में यही अरदास सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में कि मैं वो जरिया बन पाऊं, हम सब वो जरिया बन पाएं कि आपके बख्शे हुए इस अनमोल विवेक के साथ आपके ही दिए हुए इस प्यार को अपने दिल में भरकर मैं हर दिल तक पहुंचा पाऊं। और इसी के साथ अब हम अपने लिसनर्स को जोड़े चलते हैं प्रेम, करुणा और समानुभूति के उस स्रोत के साथ, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन वचनों के साथ। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार।
एक जीवन में अगर हम सोचें कि एक बहुत ही अक्सर ये एक रूप ही बन गया है कि किसी को देखते हैं और सबसे पहले हम पूछ तो लेते हैं कैसे हैं आप, और आगे से भी उत्तर हमें पता होता है कि यही आता है कि ठीक है एकदम। और चाहे वो हकीकत क्या है, कोई ठीक है भी कि नहीं, या हम वो पूछना चाहते थे भी कि नहीं, पर एक ये रटी रटाई चीज़ उस तरह से ही दोहराते रहते हैं। तो एक भाव उसमें भी कि जब ये दिल ने पूछना ही नहीं चाहा कि कोई सामने वाला कैसा है, एक सिर्फ ये फॉर्मेलिटी एक अदा कर दी, एक ये कार्य की तरह, एक ये शिष्टाचार की तरह पूछ लिया, तो फिर वो वाक्य ही हम दिल से जानना ही नहीं चाहे कि सामने वाला इंसान कैसा है असल में। और आगे वाले इंसान ने भी फिर वो बात समझी कि यहाँ अपना दिल खोलने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ एक ऊपरी तरह से जैसे सवाल किया गया है उसका जवाब ऐसा ही साफ कि नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं। तो जब असल में किसी की तकलीफ़ या किसी के मन तक पहुंचना है तो दिल से दिल की बात होती है। फिर एक ये फॉर्मेलिटी रूप नहीं, फिर वाकई में उस इंसान के करीब जो दिल से दिल मिलते हैं, तो एक अगर पूछेंगे दिल से तो सामने वाला जहाँ अपना सिर्फ दिल ही नहीं खोलता, वो उसके एक दर्द को दूर करने की भी ये दातार फिर क्षमता देता है। कैसे फिर अपने से उठकर दूसरों के दर्दों को महसूस करना, ये एम्पैथी की बात। और संतों का तो ये दिल युगों युगों से ही ऐसा रहा है कि एक भाव मन के हर एक के लिए ऐसे ही कि जहाँ हमारी आत्मा का कल्याण हुआ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, ये पीड़ा से मुक्त हुई, हर एक के जीवन में ये रोशनी पहुँचे, हर एक तक फिर ये भाव कि ये इंसान का भी जीवन संवर जाए, ये रोशनी हर एक के एक जीवन में आ जाए। तो भाव वही संतों का किसी की पीड़ा देख के जहाँ अपना दिल पिघलता है, अपनी पीड़ा तो संतों को कुछ लगती नहीं, उसमें निराकार की ही रज़ा देखते हुए वो एक बहुत पॉजिटिवली उस टाइम उस परिस्थिति को भी कोप अप कर लेते हैं, पर वहाँ औरों के लिए पूरा समय दे देते हैं, एक अपने कोई पर्सनल इंटरेस्ट, कोई लालच के लिए नहीं, सिर्फ इस दातार के प्रति समर्पित होके हर एक से प्यार करते चलते हैं।